तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जियांग से, जिसका दोस्त उसे समझा रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी शादी करने के लिए मान कैसे गए। फिर वो बोलता है कि ये मेरे पापा का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर दूसरी साइड रियान की मॉम उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम जल्दी से जियांग से शादी कर लो, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं और तुम्हारी शादी ही हमें और हमारी कंपनी को बचा सकती है बैंकक्रप्ट होने से। फिर रियान की दोस्त उसे कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम सच में जियांग से शादी करने वाली हो? तुम्हें पता है ना कि जियांग पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल गया है। वो अब स्कूल के दिनों जैसा नहीं है, उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती हैं और फिर भी तुम उससे शादी कर रही हो। तब रियान कहती है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे अपने पापा और हमारी कंपनी को बचाने के लिए ये शादी करनी ही होगी। फिर रियान अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद जियांग के क्लब रूम के पास पहुंच जाती है। वहां वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और दरवाजा खोलने से पहले रियान सोचने लग जाती है कि मुझे इतने सालों बाद देखकर जियांग कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो मुझे देखकर गुस्सा करेगा कि मैंने इस शादी के लिए हाँ क्यों की, क्योंकि वो तो वेई वेई को पसंद करता है। इतना सोचने के बाद वो दरवाजा खोलती है और जियांग और उसके दोस्त की बातें सुन लेती है, जहां जियांग अपने दोस्त से कह रहा होता है, मैं उस मोटी और अगली लड़की को कभी भी लाइक नहीं कर सकता, बस पापा की खुशी के लिए ये शादी कर रहा हूँ। फिर रियान ये बातें सुन लेती है और वहां जाकर उन दोनों को बोलती है, हाय। तो जियांग का फ्रेंड बोलता है, तुम कौन हो? वो बोलती है, मैं वही हूँ जिसकी तुम दोनों बातें कर रहे थे। फिर वो जियांग को बोलता है, तुम इसे अगली और मोटी बोल रहे थे, ये तो इतनी सुंदर है। उसके बाद जियांग रियान को देखता ही रह जाता है और रियान जियांग को बोलती है, आई एम सॉरी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ रही है, पर मैंने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी होगी और 3 साल बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जैसे ही वो पेपर्स जियांग को देती है, जियांग उन पेपर्स को फाड़ देता है और रियान उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। फिर वो बोलती है, इट्स ओके, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और वो वहां से चली जाती है। पर जियांग उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बोलता है, किसने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? कल मैं तुम्हारा कोर्टरूम में वेट करूंगा, टाइम से आ जाना। इतना बोलते ही रियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जियांग स्कूल से ही रियान को पसंद करता है, बस रियान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो वेई वेई को पसंद करता है और रियान भी जियांग को बहुत पसंद करती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो रियान से कहता है, तुम्हारा फोन दो मुझे नंबर चाहिए। वो बोलती है, पर क्यों? फिर वो कहता है, अब मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ, इतना तो हक है मेरा। फिर वो अपना फोन उसे पास कर देती है। उसके बाद जियांग रियान से बोलता है, मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा, वो तुम्हारा लगेज ले आएगा तुम्हारे घर से। वो बोलती है, इट्स ओके, हम सेपरेटली रह सकते हैं। फिर वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पापा को अगर पता लगा कि हम अलग अलग रहते हैं तो कितना तमाशा होगा। फिर वो बोलती है, बात तो सही है। फिर वो दोनों जियांग के घर चले जाते हैं और वहां जियांग के पापा ने उन लोगों के लिए एक मेड भेजी होती है जो उन पर ध्यान रखे। जैसे ही वो घर आते हैं तो वो बोलती है, मैंने आप दोनों का रूम सेट कर दिया है और रियान, आपका सामान मैंने जियांग के रूम में रख दिया है, अब आप दोनों रेस्ट कर लो। जैसे ही वो दोनों रूम में पहुंचते हैं, रियान बोलती है, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? तो जियांग भी उसे चिढ़ाने लग जाता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छा इंसान हूँ, पर हमें हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करना होगा, क्योंकि जो पापा ने मेड भेजी है वो हर बात पापा को बताएगी। और तुम ये चाहती हो क्या कि पापा को पता चले कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी की है? फिर वो बोलती है, ठीक है, चलो, अब मुझे शावर लेना है, आप बाहर जाओ। और जियांग जाकर बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, नहीं जाऊंगा, मेरा रूम है और मेरे रूम से मैं ही क्यों बाहर जाऊं? और रियान उसे पागल बोलकर शावर लेने चली जाती है। फिर उसके बाद जियांग को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जिसमें वो बोल रहा होता है, तुम तो वेई वेई से प्यार करते थे और तुमने रियान से शादी क्यों कर ली? तुम तो रियान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। और वहीं पर रियान आ जाती है और वो सब सुन लेती है और जियांग अपने फ्रेंड से बोलता है, बकवास मत करो, और कॉल कट कर देता है। फिर वो रियान के बाल सुखाने लग जाता है और बोलता है, इस पर ध्यान मत दो, ये बकवास कर रहा था। फिर वहां पर वो अपने स्कूल की ग्रुप पिक्चर देखती है और बोलती है, ये तुमने यहाँ क्यों रखी है? फिर वो बोलता है, क्योंकि इसमें उस लड़की की पिक्चर है जिसे मैं पसंद करता हूँ। और रियान को लगता है कि वो वेई वेई की बात कर रहा है और फिर वो अपना टॉवल खींचने लग जाती है जियांग के हाथ से और जियांग भी। और जियांग फिर उठकर चला जाता है शावर के लिए। फिर वो दोनों सोने लगते हैं और जियांग रियान से कहता है, तुम उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में क्यों नहीं आई थी? मैंने तुम्हें बुलाया था। और रियान को वेई वेई और जियांग का हग याद आ जाता है और वो बोलती है, मैं थक गई हूँ, सो जाओ। और फिर वो सो जाती है और जियांग उसे बोलता है, डोंट वरी, एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और उसे किस करता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रियान जियांग के ऊपर सो रही होती है और जियांग उठ जाता है। उसे ऐसे लेटा देखकर खुश हो जाता है और सोचता है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर रियान का फोन बजने लगता है और जियांग सोने की एक्टिंग करने लगता है।
जैसे ही रियान खुद को ऐसे देखती है वो जल्दी से उठ जाती है। उसके ऑफिस से कॉल आती है, तुम्हें अभी आना होगा, एक क्लाइंट आए हैं और उनका प्रोजेक्ट हमें लेना होगा। रियान बोलती है मैं अभी आती हूँ और सीधा ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो मीटिंग रूम में जाती है वो वेई वेई को देखकर रुक जाती है। फिर वेई वेई उसे देखकर पूरा बुली करने लगती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, अगर तुम ये शराब की बोतल पूरी खत्म कर दोगी तो मैं साइन कर दूंगी। पर रियान मना कर देती है। वेई वेई वो बोतल उठाती है और रियान के ऊपर गिराने लगती है, लेकिन रियान उसे वहीं धक्का मार देती है। वेई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी बोतल उठाती है और रियान को मारने ही लगती है कि वहां जियांग आ जाता है और रियान को हक कर लेता है और वो बोतल जियांग को लग जाती है। फिर वो रियान से पूछता है तुम ठीक तो हो? वेई बोलती है ये बात तो तुम्हें मुझसे पूछनी चाहिए और नाटक करने लगती है कि रियान ने उसे धक्का दिया था, लेकिन जियांग यकीन नहीं करता। रियान सोचती है कि शायद जियांग और वेई का झगड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। फिर वो सबके सामने बता देता है कि रियान उसकी वाइफ है और जो डील वेई करने आई थी वो डील भी छीन लेता है और रियान को वहां से लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर जियांग शरारत करने लगता है और बोलता है चलो मेरे कपड़े उतारो। रियान एकदम से चौंक जाती है और बोलती है व्हाट, ये तुम क्या बोल रहे हो? जियांग हंसते हुए कहता है अरे तुम नॉटी हो रही हो, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे चोट लगी है ना। रियान ओह कहकर उसकी शर्ट उतारने लगती है। जैसे ही वो शर्ट उतारती है वो पैंट में से निकल नहीं रही होती तो रियान उसे खींचती है और जियांग के ऊपर गिर जाती है। जियांग फिर शरारत से बोलता है तुम तो बहुत नॉटी हो, सीधा मुझे बेड पर ले आई। रियान गुस्से में बोलती है बकवास मत करो और उठकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लग जाती है। जैसे ही वो चोट पर फूंक मारती है हमारे जियांग भाई नॉटी हो जाते हैं और उठकर शावर लेने चले जाते हैं। रियान पीछे से बोलती रह जाती है अरे दवाई तो लगवा लो, लेकिन जियांग बाथरूम में चला जाता है। फिर रियान को जियांग के पापा की कॉल आती है और वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे ही जियांग नहाकर आता है रियान उसे देखती ही रह जाती है। जियांग हंसते हुए बोलता है मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ। रियान बोलती है नहीं, वो आपके पापा की कॉल आई थी, वो हमें डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। जियांग बोलता है ओके चलते हैं। नेक्स्ट सीन जियांग के पापा के घर पर। वो दोनों बिल्कुल रोमांटिक कपल की तरह एंट्री मारते हैं और जियांग की दादी दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो बोलती हैं चलो रियान, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। रियान के पास कपड़े नहीं होते तो वो जियांग की शर्ट पहन लेती है। जियांग अपना कंट्रोल लूज करने लगता है। फिर उन्हें बाहर से आवाजें आती हैं और उन्हें पता लगता है कि उसकी दादी और पापा उनकी बातें सुन रहे हैं। तब जियांग रियान को दीवार पर लगा लेता है और बोलता है थोड़ा सा नाटक करो। रियान मुंह साइड करती है और जियांग उसे किस कर देता है। बस जियांग अपना कंट्रोल खो देता है और कंटिन्यूसली रियान को पैशनेटली किस करने लगता है। रियान जियांग के लिप्स पर काट देती है और गुस्से में बोलती है प्लीज अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। जियांग एकदम शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो रियान से माफी मांगने लगता है आई एम सो सॉरी। रियान गुस्से में बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है सिर्फ, और तुम भी ये याद रखना। जियांग फिर से माफी मांगता है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही जियांग उठता है वो देखता है कि रियान वहां नहीं होती। वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि रियान उसे छोड़कर चली गई। वो बाहर आकर अपनी दादी से पूछता है और वो हंसकर बोलती हैं अरे उसको काम था तो वो ऑफिस चली गई। फिर उसकी दादी उसे चिढ़ाने लगती हैं खाया पिया करो और जल्दी से मुझे एक बच्चा दे दो। जियांग जोर से हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन रियान अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है जियांग के ऑफिस में खड़ी होकर। उधर जियांग दरवाजा खोलने से पहले सोचता है अब मैं माफी कैसे मांगूं। फिर वो दरवाजा खोलता है और रियान से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी? रियान थोड़ा रूडली बोलती है आपको इससे क्या, जिससे भी मैं बात करूं। जियांग पास आ जाता है और रियान के हाथ से फोन छूट जाता है। जियांग तेजी से फोन पकड़ लेता है और स्क्रीन पर देखता है अरे ये तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं ऐसे ही डर गया था। फिर रियान उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। जियांग सॉफ्ट टोन में बोलता है जो रात को हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। रियान थोड़ा ठंडे अंदाज में बोलती है इट्स ओके, लेकिन जियांग मुस्कुराकर बोलता है वैसे मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, इतना तो हक है मेरा। रियान गुस्से में उसे पागल कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन जियांग का बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आता है और पूछता है तू इतना अपसेट क्यों है? जियांग गहरी सांस लेकर कहता है मैं रियान को पसंद करता हूँ, लेकिन अब मैं उसे खुश कैसे करूँ? उसका दोस्त स्मार्टली सलाह देता है उसकी फेवरेट मिठाई और फ्लावर्स लेकर जाओ, उसे खुश रखो। जियांग खुश होकर बोलता है चलिए चलते हैं। फिर दोनों दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तभी एक आदमी लाइन क्रॉस कर देता है और जियांग व उसके दोस्त का उस आदमी से झगड़ा हो जाता है। तीनों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन। पुलिस रियान को कॉल करती है आपके हस्बैंड ने झगड़ा किया है, प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए।
जैसे ही रियान वहां पहुंचती है, जियांग उसे देखकर खड़ा हो जाता है, उसका दोस्त भी। रियान उन्हें बाहर निकलवा देती है। फिर वो जियांग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो और ये सब कैसे हुआ? जियांग थोड़ा झेम जाता है, लेकिन उसका दोस्त पूरी बात एक्सप्लेन कर देता है। जियांग और रियान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं, तभी रियान के फोन पर उसकी माँ की कॉल आती है। बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं। रियान घबराकर बोलती है, मैं अभी आती हूँ। दूसरी तरफ वेई वेई आकर जियांग से झगड़ा करने लगती है। इसी बीच रियान जियांग को बताने के लिए वापस लौटती है, लेकिन वेई वेई उसे देख लेती है और जियांग को अचानक हक कर लेती है। रियान वही पुराना स्कूल टाइम का हक याद कर लेती है, जब जियांग ने वेई वेई को गले लगाया था। जियांग गुस्से में वेई वेई को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन रियान बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। जियांग उसे कॉल करता है, लेकिन रियान फोन नहीं उठाती। फिर कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार रियान फोन उठाती है और ठंडे लहजे में बोलती है, मेरे पापा बीमार हैं, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा। जियांग फौरन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रियान उसे रोक देती है, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जियांग बेचैन हो जाता है। अगले दिन जियांग रियान के घर पहुंच जाता है। जैसे ही रियान दरवाजा खोलती है, जियांग हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? रियान बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, नहीं तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? जियांग सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं तुम्हारे पापा का हाल चाल पूछने आया हूँ। रियान थोड़ा ठंडे अंदाज में बोलती है, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जियांग हल्का गुस्सा होकर कहता है, तुम मुझसे पक्का गुस्सा हो, बताओ क्या हुआ? तब रियान गुस्से में बोलती है, नहीं, तुम वेई वेई के पास ही जाओ, यहाँ क्यों आए हो? जियांग गहरी सांस लेकर बोलता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैं वेई वेई को पसंद नहीं करता। रियान थोड़ा शॉक होकर पूछती है, तो फिर तुम किसे पसंद करते हो? जियांग हल्की स्माइल के साथ कहता है, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे आसपास ही है। रियान मन ही मन सोचती है, ये मजाक कर रहा है। तभी जियांग के पापा का कॉल आता है। वो फोन उठाकर सुनता है, फिर रियान की तरफ देखकर कहता है, पापा का फोन था, हमें आज पार्टी में जाना है। रियान संक्षिप्त में जवाब देती है, ठीक है, चलते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ। पार्टी हॉल। जैसे ही दोनों पार्टी हॉल में एंट्री लेते हैं, वहां पर वेई वेई भी मौजूद होती है। वेई वेई और उसकी दोस्त रियान को तंग करने लगती हैं। फिर वेई वेई रियान पर ड्रिंक फेंक देती है। इतना ही नहीं, वो उसकी ड्रेस भी फाड़ देती है। रियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना सोचे वेई वेई को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूर खड़ा जियांग ये सब देख रहा होता है और भागकर रियान के पास आने लगता है, लेकिन उससे पहले वहां एक और लड़का होता है जो रियान पर लाइन मार रहा होता है। जियांग तेजी से वहां पहुंचता है और बिना कुछ कहे रियान को उठाकर वहां से बाहर ले जाता है। पूरी पार्टी में लोग बस दोनों को देखते रह जाते हैं। सीक्रेट रूम। जियांग रियान को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। वहां पर वो रियान के साथ फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। रियान थोड़ा परेशान होकर कहती है, तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। जियांग उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर अचानक वो रियान को जोर से किस कर लेता है और फिर दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम। अगली सुबह दोनों काफी एम्बैरस हो जाते हैं। रियान थोड़ा घबराई हुई होती है और जियांग भी शर्मा जाता है। फिर दोनों एक सीरियस कन्वर्सेशन करने बैठते हैं। जियांग धीरे से बोलता है, रियान, आई सीरियसली लाइक यू, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? रियान एकदम चुप हो जाती है। फिर जियांग अपनी सिचुएशन को समझते हुए बोलता है, मैं 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम्हें घर पर अकेले रहना होगा, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई कुक अरेंज कर दूं? रियान सिंपल तरीके से जवाब देती है, नहीं, इट्स ओके, मुझे कुकिंग आती है, मैं खुद कर लूंगी। जियांग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, और फिर वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। बिजनेस ट्रिप के दौरान रियान को अचानक फीवर हो जाता है। वो कॉल करके जियांग को बताती है, मुझे थोड़ा फीवर लग रहा है। जियांग तुरंत पूछता है, क्या तुमने मेडिसिन ली? रियान हल्की आवाज में कहती है, हाँ, मैंने मेडिसिन ले ली। जियांग टेंशन में आ जाता है और कहता है, तुम अकेली हो घर पर? मैं आ जाता हूँ। लेकिन रियान उसे रोकती है, नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जियांग को चैन नहीं आता। वो तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है, प्लीज मेरी वापसी की टिकट अरेंज कर दो, मुझे अभी लौटना है। फिर जैसे ही वो वापस पहुंचता है, सीधा रियान के घर जाता है और उसे उठा लेता है। फिर पूरी रात उसकी केयर करता है। रियान उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले दिन जियांग और रियान दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में जियांग जानबूझकर रियान को छेड़ने के लिए उसकी तरफ झुकता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। रियान चौंककर उसे धक्का दे देती है और गुस्से में कहती है, क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है। जियांग शरारती अंदाज में मुस्कुराकर जवाब देता है, तो क्या हुआ, ऑफिस भी तो मेरा ही है। रियान थोड़ा शर्माती है और अपनी चेयर की तरफ मुड़ जाती है। इस तरह उनके साथ में 6 महीने गुजर जाते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट।
अगले दिन जियांग को अचानक अपने दोस्त का कॉल आता है। फ्रेंड घबराए हुए कहता है, भाई मैंने अभी रियान को एयरपोर्ट जाते हुए देखा, उसके हाथ में बैग्स भी थे। जियांग के होश उड़ जाते हैं। क्या एयरपोर्ट? उसे लगता है कि रियान उसे फिर से छोड़कर जा रही है। वो तेजी से रियान को कॉल करता है, लेकिन रियान कॉल नहीं उठाती। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वही पुरानी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, कैसे तब भी रियान उसे छोड़कर चली गई थी और तब भी उसने उसकी कॉल नहीं पिक की थी। जियांग पूरी तरह डर जाता है और बिना रुके बार बार रियान को कॉल करने लगता है। जियांग का पैनिक। जियांग सीधे घर भागता है, लेकिन घर में रियान नहीं होती। उसका दिल बैठ जाता है, क्या इस बार भी वही होने वाला है? लेकिन तभी पीछे से रियान आ जाती है। जियांग बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ भागता है और उसे जोर से हज कर लेता है। वो इमोशनल होते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, पहले भी तुमसे ही करता था और आज भी तुमसे ही करता हूँ। रियान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जियांग खुशी से उसे फिर से गले लगा लेता है। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है और उस रात दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन जाता है। डिंग डोंग, परफेक्ट एंडिंग। इसके बाद दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। लव विन्स फॉरएवर। Hi guys, please subscribe to my channel.